इस क्लास में हम देखने वाले हैं जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर। इसके पहले भी मैंने एक क्लास और बनाया हूँ, उसमें काफ़ी अच्छी जानकारी मैंने जैव उर्वरक के बारे में बताया कि किस जैव उर्वरक की मात्रा कितनी उपयोग करना चाहिए, या फिर राइजोबियम की एक पैकेट में कितना जैव राइजोबियम होता है, कितने ग्राम होता है, कितना उसको उपयोग करना चाहिए, 1 किलो में कितना राइजोबियम उपयोग करना चाहिए, सारी जानकारी मैंने उसमें बताया हुआ हूँ। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। मैं उस वीडियो की लिंक इस वीडियो में दे दूँगा, तो आप इसे ज़रूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल PAT विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जैविक उर्वरक से संबंधित जो भी प्रश्न हमारे बचे थे या जो बन सकते हैं, उनके बारे में एक एक करके हम बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो निश्चित ही है, आप बिल्कुल ठीक से इस वीडियो को समझिएगा, क्योंकि यह पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायो फर्टिलाइजर क्या होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ लाइनें हैं, वो समझ लेते हैं। जैव उर्वरक में लाभदायक सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया होते हैं, फफूंद होते हैं एवं नील हरित शैवाल आदि का कल्चर प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक में इनका कल्चर ही उपयोग किया जाता है बीज को उपचारित करने के लिए, और फिर वही बीज भूमि में जाता है और वहाँ पर ये जीवों की संख्या बढ़ती है और फिर जो है वो नाइट्रोजन एकत्रित करने वाले नाइट्रोजन एकत्रित करने लगते हैं और फास्फोरस घोलक फास्फोरस घोलने लगते हैं। सबका काम अलग अलग होता है। फिर इसके बाद में क्या दिया है, जैव उर्वरक 2 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही। तो पहला क्या है, नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करने वाले जैव उर्वरक और फास्फोरस पोषक तत्व प्रदान करने वाले जैव उर्वरक। तो आप समझ गए होंगे कि जैव उर्वरक कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करने वाले जैव उर्वरक, फास्फोरस पोषक तत्व प्रदान करने वाले जैव उर्वरक। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन प्रदान करने वाले जैव उर्वरक। तो नाइट्रोजन प्रदान करने वाले जैव उर्वरक में हमारे सामने क्या है, ये जीवाणु वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, जो वातावरण में जो खुले रूप में जो नाइट्रोजन फैली हुई है उसको ये क्या करते हैं, भूमि में रहकर अवशोषित करते हैं और उसे जो है उस खुली नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट रूप में बदल देते हैं। और पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये नाइट्रेट रूप में ग्रहण पहले तो ये भूमि में रहकर ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद इसको खींचते हैं और भूमि में छोड़ देते हैं नाइट्रेट के रूप में, और इसी नाइट्रेट हुई नाइट्रोजन को पेड़ पौधे फिर जड़ों के माध्यम से ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है, जैविक स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण कहा जाता है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों के द्वारा यह घटना हो रही है या यह क्रिया हो रही है। अब देखते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करने वाले 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार क्या है, सहजीवी जीवाणु, और दूसरा है असहजीवी या स्वतंत्र जीवाणु। तो सहजीवी जीवाणु ये जो है फसलों के साथ में सहजीवी के रूप में अपना जीवन निर्वाह करता है। ये फसलों के साथ में यानी उनकी जड़ों में रहकर सहजीवी के रूप में अपना जीवन निर्वाह करता है, जैसे राइजोबियम है। तो समझते हैं क्या, ये फसलों के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं। राइजोबियम यह जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों पर गांठें बनाकर नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण करता है। तो बिल्कुल आपने देखे होंगे चने की फसल में या मटर की फसल में छोटी छोटी नूडल्स पाई जाती है, तो वो नूडल्स के अंदर ये रहते हैं, वो गांठे के अंदर ये रहते हैं और बाहर की जो वातावरण की जो नाइट्रोजन उसको खींचकर और भूमि में ये क्या करते हैं, छोड़ते हैं नाइट्रेट के रूप में। और ये कितना छोड़ते हैं, ये जीवाणु भूमि में 50 से 100 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जमा करते हैं। कितनी करते हैं, 50 से 100 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जमा करते हैं। कौन से, सहजीवी जीवाणु जो फसलों के साथ में सहजीवी के रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो आपको निश्चित ही समझ में आ गया होगा। तो फिर इसके बाद में देखते हैं असहजीवी या स्वतंत्र जीवाणु। इनमें
किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है या किसी के साथ में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये भूमि में फ्री रहते हैं, मतलब ये भूमि में कहीं भी पाए जाते हैं। तो समझते हैं नॉन सिम्बायोटिक फ्री लिविंग। नॉन सिम्बायोटिक फ्री लिविंग यानी इनको अपना जीवन निर्वाह करने के लिए या अपना जीवन संपन्न करने के लिए या भूमि में रहने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतंत्र रूप से भूमि में पाए जाते हैं। तो इनका नाम क्या है? एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम। एजोटोबैक्टर जो है ये किस किस को फायदा पहुंचाता है? कपास है, धान है, गेहूं है, जौ है, तिलहन है और सब्जियों आदि के लिए ये जो एजोटोबैक्टर जीवाणु है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसका कल्चर भी आता है। यदि हम कपास, धान, गेहूं, जौ, तिलहन व सब्जियों में के बीजों में कल्चर के रूप में उपयोग करते हैं तो ये जो है नाइट्रोजन की मात्रा भूमि में बढ़ाते हैं। फिर हमने अभी तो देखे एजोटोबैक्टर का कौन कौन सी फसल में उपयोग होता है। अब इसके बाद में क्या देखेंगे? एजोस्पिरिलम। एजोस्पिरिलम एक ऐसा जीवाणु है जो भूमि में स्वतंत्र रूप से तो रहता है लेकिन इनका कल्चर भी आता है। तो इनका कल्चर कौन कौन सी फसलों में उपयोग होता है? एजोस्पिरिलम ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना आदि के लिए। यानी आपको यहाँ समझ में आता होगा ये C4 पौधे हैं। कौन से पौधे हैं ये? C4 पौधे, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना आदि। तो C4 पौधों में जिनमें कार्बन की संख्या 4 होती है, इन पौधों में कौन सा कल्चर का उपयोग होता है? असहजीवी या स्वतंत्र जीवाणु, तो वो होता है एजोस्पिरिलम। अब तात्पर्य कहने का ये हुआ कि जो जिसमें कार्बन की संख्या 4 होती है ऐसे पौधों में कौन से राइजोबियम कल्चर का उपयोग होता है या कौन सा जीवाणु ठीक से कार्य करता है, वो है एजोस्पिरिलम। और ऐसे पौधे जिनमें कार्बन की संख्या 3 होती है उसमें कौन सा राइजोबियम कल्चर का उपयोग किया जाता है? उसका नाम क्या है? एजोटोबैक्टर। क्या नाम है? एजोटोबैक्टर। कपास, धान, गेहूं, जौ, तिलहन व सब्जियों के लिए। तो निश्चित ही मेरा समझाना आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए एनर्जी का काम करता है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको हर दिन एग्रीकल्चर से संबंधित नए नए अपडेट जरूर मिलेंगे और पेपर की तैयारी हम पूरी ईमानदारी से करेंगे। अब इसके बाद में देखते हैं ये जीवाणु भूमि में यानी असहजीवी जीवाणु भूमि में 15 से 20 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जमा करते हैं, जबकि यदि हम सहजीवी जीवाणु की तुलना इनसे करें तो ये थोड़ा सा जो है कम नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। कितनी करते हैं? 15 से 20 केजी ही नाइट्रोजन भूमि में देते हैं। लेकिन यदि हम सहजीवी जीवाणु देखें तो 50 से 100 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को प्रदान करते हैं। तो सहजीवी जीवाणु कितना नाइट्रोजन प्रदान करते हैं भूमि को? 50 से 100 केजी। लेकिन असहजीवी जीवाणु जो है कम करते हैं। कितना करते हैं? 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। तो ये हमने देखे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, सहजीवी और असहजीवी। अब हम देखेंगे नीलहरित शैवाल के बारे में। नीलहरित शैवाल को BGA के नाम से भी जाना जाता है और इसको हम समझे तो पूरा तो क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया भी। अब निश्चित ही आपको सब पता होगा कि नीलहरित शैवाल का उपयोग जो है धान की फसलों में नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। और शैवाल क्या है? ये काई है और इसका जो है धान के खेत में अच्छा उपयोग होता है, क्योंकि धान के खेत में हमेशा पानी ही भरा रहता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये BGA क्या है, नीलहरित शैवाल क्या है। तो बहुत अच्छे से समझेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। यह धान के खेतों में एजोला, यह धान के खेतों में एजोला। अब एजोला को क्या कहते हैं? वाटर फर्न या जलीय पर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या काम करता है? नीलहरित शैवाल एजोला के साथ मिलकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो नीलहरित शैवाल तो एक काई है, लेकिन एजोला क्या है? एक कल्चर है जिसे जलीय फर्न भी कहते हैं। तो जैसे हम एजोला का उपयोग करते हैं तो उसी समय हम नीलहरित शैवाल का उपयोग भी धान के खेत में करते हैं। तो ये दोनों मिलकर ही जो है सहजीवी के रूप में रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण धान वाली फसलों के लिए करते हैं। अब इसके बाद में नीलहरित शैवाल की
कौन सी जाति है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है? वो है एनाबीना और नॉस्टा। कौन सी है? एनाबीना, नॉस्टा। और ये दो ही जाति ऐसी है जो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में काम आती है। और आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि नील हरित शैवाल का उपयोग जो है धान के खेत में होता है। आप धान के खेत के अलावा यदि हम दूसरी फसलों के बारे में बात करें तो नील हरित शैवाल का उपयोग नहीं होता है। ये मोस्टली आपको याद रखना पड़ेगा। तो आगे क्या दिया है? नील हरित शैवाल बीजीए को साइनोबैक्टीरिया और साइनोफाइटा भी कहते हैं। नील हरित शैवाल को जो है साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे लाइन में क्या दिया है? एजोला एक जलीय पौधा है। एजोला कैसा पौधा है? एक जलीय पौधा है, या इसे जलीय फर्न भी कहते हैं, जिसे धान की फसल में नील हरित शैवाल के साथ में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लेते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि मुख्य फसलों से संबंधित राइजोबियम की प्रजाति, कि कौन से राइजोबियम की प्रजाति कौन सी फसलों में कल्चर के रूप में उपयोग की जाती है जिससे कि वो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। और ये पेपर में कैसे आता है? पेपर में ये पूछता है कि मेलिलोटाई राइजोबियम कल्चर का उपयोग किस फसलों में किया जाता है, या सीधा ये पूछ लेगा सेम व राजमा में कल्चर की कौन सी वैरायटी का उपयोग होता है। राइजोबियम कल्चर की कौन सी वैरायटी का उपयोग होता है, ये सीधा प्रश्न ऐसा बनता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि राइजोबियम प्रजाति यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर फसलें लिखी हुई। तो मेलिलोटाई एक राइजोबियम की प्रजाति है। ये किसकी प्रजाति है? राइजोबियम की प्रजाति है। तो मेलिलोटाई जो राइजोबियम है ये रिचका और मेथी में उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? मेलिलोटाई राइजोबियम की जो प्रजाति रिचका और मेथी में उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद में बरसीम में कौन सा राइजोबियम कल्चर का उपयोग किया जाता है? तो ट्राइफोलाई का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ट्राइफोलाई का। हालांकि इसको याद रखना बड़ा आसान है, क्योंकि ट्राइफोलाई कल्चर का उपयोग बरसीम में किया जाता है, परंतु बरसीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ट्राइफोलाई से ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। तो ट्राइफोलाई से ट्राइफोलाई अलेक्जेंड्रियम। तो ट्राइफोलाई वैज्ञानिक नाम किसका है? बरसीम का। और बरसीम एक चारे वाली बहुत अच्छी फसल है जो पशुओं के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है और इससे दूध का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। अब इसके बाद में लेग्यूमिनेसेरम, यह भी एक राइजोबियम की जाति है, यानी राइजोबियम की एक वैरायटी है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा ये किस में उपयोग होती है। तो इसमें ज़्यादातर जो दलहन वाली फसलें हैं जो लेग्यूमिनेसी कुल में आती है उनमें इसका कल्चर का उपयोग होता है। तो समझ लेते हैं। मटर, मसूर व अन्य दलहनी फसलें जो भी हो, तो उसमें जो है राइजोबियम कल्चर की जाति लेग्यूमिनीसोरम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? लेग्यूमिनीसोरम का उपयोग किया जाता है। दलहन वाली फसलों के लिए कल्चर के रूप में उपयोग किया जाता है, सीड के लिए। अब कल्चर का उपयोग बीजोपचारित के लिए ही किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेग्यूमिनोसेरम जो राइजोबियम कल्चर की जाति है वो समस्त दलहनी फसलों के लिए उपयोगी है। अब हम देख लेते हैं सेम व राजमा। तो सेम व राजमा के लिए जो है राइजोबियम की कौन सी जाति का उपयोग किया जाता है? फेजियोलाई का। हालांकि राजमा का वैज्ञानिक नाम है फेजियोलाई, है ना। फेजियोलाई राजमा में लगता है वैज्ञानिक नाम, अब ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो फेजियोलाई राइजोबियम कल्चर का उपयोग सेम व राजमा में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सेम व राजमा में किया जाता है। अब हम देखेंगे राइजोबियम की जेपोनिकम जाति। राइजोबियम की जो जेपोनिकम जाति जो है इसका सोयाबीन और सनई में उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? सोयाबीन और सनई में उपयोग किया जाता है राइजोबियम की जेपोनिकम जाति का। लेकिन मोस्टली ये पूछा जाता है कि सोयाबीन के बीज में कल्चर के रूप में कौन से राइजोबियम का उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है। तो वो आपको याद रखना पड़ेगा जेपोनिकम राइजोबियम
जेपोनिकम एक राइजोबियम की जाति है जिसका सोयाबीन और सनई में उपयोग होता है। सो से सोयाबीन और सा से सनई, ऐसा भी आप याद रख सकते हो। अब ब्रेडी राइजोबियम का उपयोग कौन सी फसलों में किया जाता है? ब्रेडी राइजोबियम का उपयोग मूंगफली और चावला में किया जाता है। किस में किया जाता है? मूंगफली और चावला में किया जाता है। ये दो दलहन वाली फसलों में, तिलहन वाली फसलों में ब्रेडी राइजोबियम का उपयोग कल्चर के रूप में उपयोग किया जाता है। अब ये कल्चर क्या होते हैं? कल्चर वह जीवाणु संवर्धन होते हैं जो भूमि में जाकर नाइट्रोजन की मात्रा या फिर दूसरे पोषक तत्व को घोल के रूप में बदलते हैं, जिससे पेड़ पौधे लेने में उनको आसानी हो और वो अपना जीवन चक्र पूरा कर सके। फिर इसके बाद में क्या दिया है? ब्रेडी राइजोबियम, मूंगफली और चावला में देख लिए। अब फ्रेडी राइजोबियम की जो जाति है वो किस में उपयोग होती है? मूंग व अरहर में। ब्रेडी राइजोबियम की मूंगफली और चावला में, और फ्रेडी राइजोबियम की किस में होती है? मूंग व अरहर में। किस में होती है? मूंग व अरहर में। अब इसी कड़ी में हम देखेंगे फास्फोरस पोषक तत्व प्रदान करने वाले जैव उर्वरक। क्या देखेंगे? फास्फोरस पोषक तत्व प्रदान करने वाले जैव उर्वरक। तो फास्फोरस पोषक तत्व प्रदान करने वाले जैव उर्वरक दो होते हैं। पहला तो होता है पीएसबी, जिसे बोलते हैं फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया, और दूसरा होता है फास्फेट अवशोषक फफूंद, जिसे बाम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बाम या माइकोराइजा कहते हैं। बाम या माइकोराइजा कहते हैं। अब ये बाम का फुल फॉर्म क्या होता है? वेसिकुलर आर्बोक्यूलर माइकोराइजा, ये बाम का मतलब होता है। अब माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। माइकोराइजा क्या होता है? तो माइकोराइजा समझ लीजिए क्या होता है। यह एक प्रकार की पौधों की जड़ों एवं फफूंद, ठीक से समझना है। ये माइकोराइजा क्या होता है? पौधों की जड़ों एवं फफूंद के बीच सहजीविता या सहजीवी के रूप में कार्य करता है, जो भूमि में उपस्थित फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराती है। जैसे बाम किसका उदाहरण है? माइकोराइजा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बाम माइकोराइजा का उदाहरण है। तो बाम क्या है या माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा क्या है? पेड़ पौधे की जड़ एवं फफूंद दोनों के बीच में सहजीवी के रूप में कार्य करता है, और सहजीवी के रूप में कार्य करता है और साथ में भूमि के अंदर रहता है, पेड़ पौधे और फफूंद के साथ में। और जो वहाँ पर जो फास्फोरस है जो अघुलनशील अवस्था में है, उसको घुलनशील अवस्था में ये क्या कर देता है? बदल देता है। तो आप समझ गए होंगे बाम। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, और यदि पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हमारा ख़त्म हो जाता है बायो फर्टिलाइज़र। अब हमारा बायो फर्टिलाइज़र से कुछ भी नहीं बचा है।